हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही हम जान लेते हैं कि हम जनसंख्या किसे कहते हैं। वैसे तो हम लोग 7th से पहले भी और 7th में भी काफ़ी बार जनसंख्या पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आगे हम थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। तो जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस संख्या। जन का मतलब है लोग और संख्या का मतलब है संख्या या गिनती, मतलब लोगों की गिनती। तो हम लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई होगी या जब से मानव का अस्तित्व है, तब से इतनी भारी जनसंख्या नहीं होगी। जैसे कि हमें बुक में भी बताया गया है कि 21वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 600 करोड़ थी, लेकिन इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ इंडिया की ही जनसंख्या 121 करोड़ है, और अब तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। तो जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और बढ़ भी रही है तो कहाँ पर, कुछ ही विशेष स्थानों पर। और क्योंकि जनसंख्या का वितरण असमान रूप से फैला है, कहीं पर भी जनसंख्या समान रूप से नहीं फैली। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में 121 करोड़ जनसंख्या है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अमेरिका में भी इतनी ही है। अमेरिका की जनसंख्या कम है भारत से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जॉर्ज बी क्रेसी ने बताया कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग पाए जाते हैं। तो ये इनका तात्पर्य ये है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान रूप से फैला हुआ है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जो हमारी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जनसंख्या के मामले में, जहाँ की जनसंख्या अधिक है, वो है हमारी चीन, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। जिसमें से हमारे 6 देश, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और इंडोनेशिया, तो ये हमारे एशिया में ही हैं। विश्व के टॉप 10 जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है, वो देश हमारे एशिया में ही हैं। मतलब कि एशिया में बहुत अधिक जनसंख्या है। और जनसंख्या वितरित कैसे है एशिया में, कि कुछ स्थानों पर तो कम है, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा है। तो आगे हमें चैप्टर में पता चलता है कि जैसे कि ये कोई वर्ड है, तो इसके 90% स्थानों पर 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% स्थानों पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरह से आप अगर एग्ज़ाम में बनाकर ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम जानते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रत्येक वर्ग किमी में निवासित लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि एक ऐसे ही हम लोग नहीं कह देते हैं कि जनसंख्या घनत्व वहाँ का ज़्यादा है या वहाँ का कम है या वहाँ का ठीक है। हम लोग उसको स्थानों के हिसाब से नापते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई एक विशेष वर्ग क्षेत्रफल ले लिया, अब हम उसमें ये हिसाब लगाएंगे, गिनती करेंगे कि हम इसमें कितने लोग निवास करते हैं, तो उसे ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि जनसंख्या कहीं की ज़्यादा है या कहीं की कम है, हम लोग ऐसे ही नहीं कह सकते। अगर क्षेत्र के हिसाब से, अगर वर्ग किमी के हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा है, अगर क्षेत्र भी ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो वहाँ की जनसंख्या समान होगी। लेकिन अगर क्षेत्र छोटा है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी। जैसे कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग समान है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है, वहीं पर राजस्थान में बहुत ही कम लोग रहते हैं, और वहाँ पर लोग बहुत कम रहना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को विश्व के बारे में पढ़ना है, ना कि भारत के बारे में। तो चलिए हम लोग विश्व के बारे में ही चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैश्विक वितरण। मतलब कि विश्व में किस स्थान पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, मतलब कि जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कैसा है। तो इसे हम लोगों ने प्रमुख 3 क्षेत्र में बांटा है। उच्च घनत्व क्षेत्र,
मध्य घनत्व क्षेत्र और विरल घनत्व क्षेत्र। तो उच्च घनत्व क्षेत्र में क्या होता है, हम लोगों ने वो स्थान ले लिए जहाँ पर जनसंख्या अधिक है। तो हम लोग घनत्व क्षेत्र को बांटते कैसे हैं, आप ये समझिए। उच्च घनत्व क्षेत्र वालों में हम लोग वो उस क्षेत्र को रखते हैं जहाँ पर प्रति वर्ग क्षेत्र में 200 लोग या 200 लोगों से अधिक लोग निवास करते हैं। मध्यम क्षेत्र घनत्व क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 लोग ही सिर्फ निवास करते हैं। और जो विरल घनत्व क्षेत्र हैं, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है विरल घनत्व क्षेत्र, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 1 या 2% ही वहाँ पर निवास करते हैं। तो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? उच्च घनत्व क्षेत्र में हमारा मानसून एशिया, उत्तर और पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जिसमें मानसून एशिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो अब हमारा आता है मध्यम घनत्व क्षेत्र। मध्यम घनत्व क्षेत्र में एशिया और यूरोप के कुछ देश आते हैं, जैसे एशिया में हमारे चीन और भारत। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 लोग निवासी हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर देश में या विश्व में पूरे जगह में सिर्फ समान रूप से ही जनसंख्या वितरित नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जैसे कि हम लोग भारत में देख लेते हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, लेकिन वहीं कश्मीर में बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। तो हम लोग टोटल निकाल कर तब ये बात कह रहे हैं कि 11 से 50 लोग वहाँ निवासित करते हैं, ना कि पूरे भारत में, ना कि पूरे चीन में। और यूरोप के हमारे 2 देश हैं, नॉर्वे और स्वीडन। ये मध्यम घनत्व क्षेत्र हैं। विरल घनत्व क्षेत्र में हमारा उत्तर दक्षिण ध्रुव क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का जो ये एरिया होता है, ये जो क्षेत्र है, ये उत्तर ध्रुवी क्षेत्र और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा क्षेत्र मतलब कि भूमध्य रेखा क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा उसे हम लोग विषुवत रेखा क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं, तो यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। उष्ण या शीत मरुस्थल, या बहुत ही ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा ही गर्म मरुस्थल क्षेत्र। तो ये हमारे 3 घनत्व क्षेत्र हैं जिन्हों हम लोगों ने जनसंख्या घनत्व के रूप में बांटा है। अब हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर मार्क्स में आ सकता है। तो शॉर्ट में समझते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले हम लोगों ने इनकी 3 कैटेगरी कर ली: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक में हम लोग जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको रखते हैं। आर्थिक कारक में जो हम लोग आर्थिक समृद्धि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं हम लोग उन्हें रखते हैं। और सामाजिक कारक में सांस्कृतिक कारक और समाज से लेकर चीज़ों को रखते हैं। तो भौगोलिक कारक में कौन कौन से हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया इसको, जैसे कि जल की उपलब्धता, मतलब कि जल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कहीं पर जल नहीं है तो क्या हम वहाँ पर रह सकते हैं? क्या हम वहाँ पर खेती कर सकते हैं? या हम वहाँ पर बहुत ही भारी जो हम लोगों का व्यापार होता है वहाँ पर उसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह से भू आकृति, जहाँ पर भू आकृति समतल पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ या कहीं पर पठार है, कहीं पर पानी भरा है, ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ना ही वहाँ पर परिवहन की हमारी सुविधा होती है, ना ही हम लोग वहाँ पर अच्छे से खेती कर सकते हैं, ना ही हम लोग वहाँ पर अच्छे से घर बना सकते हैं। क्योंकि भू की आकृति ही सही नहीं होगी तो हम लोग वहाँ पर परिवहन, सड़कें या रेल की पटरी हम लोग वहाँ पर कैसे बिछाएंगे? या अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पत्थर है वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर खेती कैसे करेंगे? हमारा अगला क्षेत्र है जलवायु। अगर कहीं की सम जलवायु है तो वहाँ पर लोग अच्छे से रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अगर कहीं की जलवायु जो है तो बहुत ही गर्म है
तो वहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगर बहुत ठंडा है या बार-बार बारिश हो रही है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। और इसी की तरह है मृदाएँ। अगर कहीं की मृदा ज़्यादा उपजाऊ है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है अनाज बहुत सस्ता है। यहाँ पर अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, तब भी वो थोड़ा बहुत खेती करके अपना पालन पोषण कर सकता है। यहाँ पर मज़दूरों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर खेती के लिए उपजाऊ भूमि ज़्यादा अच्छी है। अब हम आते हैं हमारे आर्थिक कारक पर। आर्थिक कारक में हम लोगों ने खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण को लिया है। मनुष्य जो है तो विकास की तरफ अग्रसर होता है। मतलब कि उसे जहाँ विकास लगता है, उसे जहाँ पर अपना उच्च जीवन निर्वाह करने के लिए उसे वो प्रोत्साहित होता है, तो उसे हम आर्थिक कारक में गिन लेते हैं। तो आर्थिक कारक में हम लोग में लेते हैं खनिज। अगर कहीं की भूमि पर खनिज है, जैसे कि कोयला है या कहीं पर पेट्रोलियम निकल रहा है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर मज़दूर ज़्यादा होते हैं। और जब वहाँ पर मज़दूर कार्य करने को जाते हैं, तो उनके साथ उनकी फैमिली भी चली जाती है। जब फैमिली जाती है, तो उनके बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। और जब हॉस्पिटल बनते हैं, फिर उन लोगों को और कमी लगती है, तो वहाँ पर अस्पताल बन जाते हैं। जब अस्पताल बन गए, तो फिर सड़कों की भी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। नगरीकरण, उसी बात में आ गए हम लोग कि अगर कहीं पर अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा हम लोग जीवन जी सकते हैं, कहीं पर अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे स्कूल हैं, जैसे कि लोग गांव से पलायन शहर की तरफ करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। क्योंकि गांव में उतने अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं होते हैं कि बच्चा वहां पर जाए और अच्छे से पढ़े, या अगर स्कूल कॉलेज हैं भी, तो वहां पर हायर एजुकेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से औद्योगिकीकरण वही चीज़ है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण। कहीं पर अगर उद्योग लगे हैं, तो वहाँ पर मज़दूर कार्य करने को जाते हैं। जब मज़दूर गए, तो उनके साथ उनकी फैमिली भी गई, और फिर हॉस्पिटल, सड़क और अस्पताल ये सब बनने लगते हैं। वहाँ पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं। अब हमारा आता है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में हम लोग वो लेते हैं, क्योंकि मनुष्य एक समाज में रहता है, वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है। तो सामाजिक कारक में हम लोग लेते हैं जैसे कि राजनीतिक अशांति। अगर कहीं पर राजनीतिक अशांति है, कहीं के नेता बहुत परेशान कर रहे हैं, कहीं की अगर पुलिस बहुत परेशान कर रही है, या अगर नेताओं का बस अंधाधुंध चल रहा है कि वो कुछ भी आदेश दे देते हैं, या कहीं पर कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी हमारी है संपत्ति की रक्षा। अगर कहीं पर संपत्ति की रक्षा नहीं है, जैसे कि खासकर गाँवों में होता है कि वहाँ पर पुलिस भी चोरों से मिली रहती है, तो वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो भैया बाहर चलते हैं, कम से कम जितना कमाएंगे हमारे पास रहेगा, तो छीनेगा तो नहीं कोई, इस प्रकार से। और हमारे सांस्कृतिक कारक, जैसे कहीं पर की संस्कृति अच्छी है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि चलिए भैया वहाँ रह कर चलते हैं। तो ये हमारे कुछ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिन्हें हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है: भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक। आप इसी तरीके से डायग्राम बनाकर जब पढ़ेंगे, तो याद करने में बहुत आसान रहेगा। फिर अगर आपको ये हेडिंग से याद है, तो आपको उसके अंदर का लिखने का कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो एक हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि हमारी ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, लेकिन विकास हमारा कभी धनात्मक नहीं हो सकता। विकास हमेशा आगे की ओर संकेत करता है, लेकिन जो वृद्धि है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। मतलब कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आ जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि हम लोग किसे कहते हैं? मतलब कि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है? 2 समय अंतराल के मध्य एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में हुआ बदलाव। मतलब कि कोई विशेष अंतराल, जैसे कि 2021 से हम लोग 2025 तक का मान लेते हैं, तो ये विशेष समय अंतराल हो गए 2021 से 2025 तक। अब इन दोनों के बीच के जो वर्ष हैं, या इन दोनों के बीच के जो समय है, उसमें जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ,
उसका हम लोग जनसंख्या वृद्धि में अध्ययन करते हैं। तो ये 2 तरह की होती है, एक होती है धनात्मक वृद्धि और एक होती है ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि हम लोग किसे कहते हैं? जब हमारी जन्म दर ज़्यादा होती है मृत्यु दर से, मतलब मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है। और धनात्मक वृद्धि उस समय भी हो जाती है जब कहीं से आए हुए लोग बस जाते हैं या जिन्हें हम लोग प्रवास करना कहते हैं। जैसे कि अगर कहीं की धनात्मक वृद्धि हो रही तो वहाँ की तो जन्म दर उच्च होगी ही, लेकिन वहाँ पर आए हुए लोगों की भी संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि में उसी का उल्टा, जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी। और इसका एक कारण प्रवास करना भी है, जहाँ पर लोग दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र से आकर आपके क्षेत्र या आपके देश में बस जाते हैं और जनसंख्या हमारी अधिक हो जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। और एक हमारी होती है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में हम लोग प्रवास को हटा देते हैं। जैसे कि अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है या जन्म दर मृत्यु दर में बहुत थोड़ा सा अंतर है और वहाँ का जो है तो वृद्धि जो है तो समान गति से चल रही है, और जब वहाँ पर लोग प्रवास भी नहीं कर रहे हैं, एक नेचुरल ग्रोथ में ये रहता है कि वहाँ पर प्रवास नहीं होता है, लोग वहाँ जितने रह रहे हैं उतने ही रहेंगे। अब हम लोग समझते हैं प्रवास वृद्धि में हम लोग प्रवास का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है। प्रवास को सेकेंड बुक में बहुत ही एक्सप्लेन से मतलब कि बहुत ही विस्तार से दिया गया है। हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा सा ही अध्ययन करना है यहाँ पर, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक में इतना ज़्यादा दिया नहीं है, वो हम लोग सेकेंड बुक में पढ़ेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना ही प्रवास कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं पर अच्छी व्यवस्था है तो लोग प्रवास कर जाते हैं कि चलिए वहाँ चलकर रहते हैं, वहाँ अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी सड़कें हैं, वहाँ पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं, तो लोग ऐसे ही प्रवास करते जाते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। ये आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। तो उद्गम स्थान हम लोग वहाँ कहते हैं जहाँ पर मनुष्य पैदा हुआ और वहाँ पर वहाँ का वो मूल रूप से निवासी है, लेकिन जब वो दूसरे स्थान पर जाता है तो वो जहाँ पर जाता है उसे गंतव्य स्थान कहते हैं, और जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ का वो मूल निवासी है, जहाँ के उसके परिजन हैं, वहाँ उसका उद्गम स्थान कहलाता है, और जहाँ पर वो जाकर रहता है वहाँ पर गंतव्य स्थान कहलाता है। इसी तरीके से उत्प्रवासी और अप्रवासी कहते हैं। उत्प्रवासी किसे कहते हैं कि बाहर से कोई आ गया, जैसे कि हमारे इंडिया में कोई अमेरिका से रहने आया तो हम लोग अमेरिकन को क्या कहेंगे? उत्प्रवासी कहेंगे। और जब अमेरिका कोई चला जाता है, कोई इंडिया से अमेरिका कोई पर्सन चला गया, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी, मतलब कि वो वहाँ जाकर रह रहा है, हम लोग यहाँ की भाषा में उसे अप्रवासी कहेंगे। और जब कोई बाहर से आएगा तो उसे हम लोग उत्प्रवासी कहेंगे। अब आता है हमारा, ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है कि जब कोई बाहर से आता है देश में तो उसे उत्प्रवासी कहते हैं, और जब कोई जाता है तो उसे अप्रवासी कहते हैं। इसके प्रभावित करने वाले कारक वही कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारक हैं। जैसे 2 कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब जो लोगों को दूर भगाते हैं, मतलब कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। अपकर्ष कारक क्या है? जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे कि अच्छा जीवन स्तर, अच्छी जलवायु, अच्छे रोज़गार के अवसर, अच्छी उच्च जीवन शैली, जो लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर अच्छी एजुकेशन है तो लोग सोचेंगे कि चलिए वहाँ चलकर रहते हैं, वहाँ पर रोज़गार के भी अच्छे अवसर हैं, तो लोग आकर्षित होकर वहाँ चले जाते हैं। लेकिन प्रतिकर्ष कारक क्या है कि जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग उस जगह को छोड़ रहे हैं। वहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, और राजनीतिक अशांति भी हो सकती है, या आर्थिक पिछड़ापन भी हो सकता है। जैसे कि वहाँ पर रोज़गार के अवसर नहीं है तो हम लोग उसे कहेंगे आर्थिक पिछड़ापन। अगर वहाँ पर रोज़ रोज़ बाढ़ आ रही है, रोज़ रोज़ सूखा पड़ रहा है, हर साल सूखा पड़ रहा है, और एक समय में बाढ़ आ जाती है, एक समय में सूखा हो जाता है, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना तो वहाँ पर रोज़गार होगा और जो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं वो सब अलग से।
तो इसी तरीके से हमारा आज का कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए। अगले टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसके लिए पार्ट 2 बनाया है। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, वो थोड़े से टफ़ हैं, इसीलिए हम लोग उसे दूसरे पार्ट में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे।